सरकारी शिक्षिका के रूप में काम करती थी सास बहू शारदा अनामिका। ट्रांसफर लेटर हाथ में लेकर वो घर लौटती है और आके सोफे पे बैठ जाती है। उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश बाप बेटा दोनों घर का सारा कामकाज करते थे। जैसे ही पता चलता है सास बहू घर लौट आई है, दोनों के पति चाय बना के ले आते हैं। प्रसाद शारदा को चाय देते हुए कहते हैं, क्या शारदा, सास बहू की कहाँ तबादला हो गई? बहुत ही गांव देहात है धृतराष्ट्रपुर। शारदा ने जब इस तरह से बताया, ये सुनकर प्रसाद बहुत डर गए। नहीं शारदा नहीं, उस गांव में नहीं, तुम और बहू कहीं और तबादला ले लो, पर उस गांव में बिल्कुल मत जाना। उनकी बातें सुन के रमेश भी वहीं खड़े खड़े डर के मारे कांपने लगा। हाँ माँ, हम किसी और गांव में चले जाएंगे, पर धृतराष्ट्रपुर नहीं। कल जाके आप सर से मिलिए और अपना ट्रांसफर बदलवा लीजिए। अब बाप बेटा ट्रांसफर के नाम से इतना ज्यादा डर रहे थे, ये देखकर सास बहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शारदा अनामिका उनके मुंह के तरफ देखती रह गई। जैसे आप लोगों ने धृतराष्ट्रपुर का नाम सुना, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस गांव में त्रिपुरा नाम के एक शैतान का राज चलता है। वहाँ उस शैतान की बात ही आखिरी बात है, वही राज करती है और वो गांव वालों को परेशान करके अपना भूख मिटाती है। बाप बेटे की बातें सुनने के बाद सास बहू इस बात को बहुत हल्के में ली और उनकी बातों को हवा में उड़ा दी। आप लोगों को इस बारे में कैसे पता चला? आप लोग वहाँ गए थे? पिताजी को देखकर मेरे पति डर के मारे कांप रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये दोनों जरूर गए थे। अरे शारदा, तुम कैसे इस बात को समझोगी? उस गांव में मत जाओ, कहीं और तबादला ले लो। आज के जमाने में शैतान होते हैं क्या? और अगर हो भी जाए तो मैं और बहू संभाल लेंगे। आप लोग अपना सामान ध्यान से पैक कर लीजिए। अजी, मेरा पसंदीदा पकौड़ी बना के ले आके दीजिए तो। ऐसा कहकर शारदा और अनामिका अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। बाप बेटा एक दूसरे के चेहरे की तरफ बस देखते रह जाते हैं, फिर अपने अपने पत्नियों के कहे मुताबिक काम करने के लिए किचन में चले जाते हैं। और ठीक उसी समय धृतराष्ट्रपुर गांव में निर्णयशिला के पास वो भयानक शैतान त्रिपुरा बैठी हुई थी। वहाँ सुरेश का सर कटा हुआ पड़ा हुआ था और उसके पैरों के पास उसका शरीर पड़ा हुआ था। लोग वहाँ डर के मारे कांप रहे थे। ये गांव मेरा है, यहाँ का राजा भी मैं हूँ और मंत्री भी मैं हूँ। तुम्हारे लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं। जब मैं तुम्हें सोने के लिए कहूँगी, तुम्हारे लिए रात होगी, और जब मैं कहूँगी काम करने के लिए, तो तुम्हारे लिए दिन होगा। समझे कि नहीं? इस तरह जोर जोर से कहने लगी। ये सुनकर पूरा गांव दहशत में आ गया। सारे गांव वाले एक साथ कहने लगे, हाँ हाँ, हम समझ गए। गांव वालों को इस तरह से डर के मारे कहते हुए देखकर शैतान बहुत खुश हो रही थी। तो तुम लोग में से कौन आके अच्छे से अपना सर कटवाएगा? उसके ऐसे कहने पे सभी लोग गोपी की तरफ देखने लगे। शैतान भी गोपी की तरफ नजर घुमाई। गोपी कांपते कांपते शैतान के पास गया। बगल में रखा हुआ कटा हुआ सर शैतान ने उठा के गोपी को दिया। इंसान का कटा हुआ सर गोपी हाथ में लेके कांपने लगा। जाओ, इस सर को लेके जाओ और अच्छे से टुकड़े टुकड़े करो ताकि मैं खा सकूं। शैतान के ऐसे कहते ही गोपी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया। अब बताओ, कौन मेरे लिए स्वादिष्ट सर की सब्जी बनाएगा? शैतान के ऐसे कहते ही सारे गांव वाले सुधीर की तरफ देखने लगे। शैतान ने भी सुधीर को मुड़ के देखा। सुधीर फिर चुपचाप शैतान के पास आके खड़ा हो गया। तुम गोपी के पास से सर के टुकड़े ले जाके स्वादिष्ट करी बना के ले आओ। शैतान के ऐसे कहते ही सुधीर डर के मारे गोपी के पीछे पीछे चला गया। मेरे खाने के बाद ही तुम लोग अपने अपने काम पे जाओगे। तब तक एक मेरा हाथ दबाओ और दूसरा आके मेरे पैरों को दबाओ। ऐसे कहने पे दो आदमी वहाँ से शैतान के पास जाकर एक उसका हाथ दबाने लगता है और दूसरा उसका पैर। इसी तरह समय निकलता है। इतने में ही अच्छी खुशबूदार इंसान का सर का करी बना के सुधीर वहाँ पे ले आता है। गर्मा गर्म सर की सब्जी देखकर शैतान बहुत खुश हो जाती है।
लेकिन फिर अचानक से गुस्से से कहने लगती है, आइंदा फिर जब मुझे कभी खाने का मन होगा मैं तुम लोगों को बुलाऊंगी, और अगर तुम लोग नहीं आए तो मैं तुम लोगों के सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। उसके बाद उसे पका के मजे से खाऊंगी। अभी तुम लोग जाओ। ऐसा कहने पे सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। 2 दिनों के बाद खुशी खुशी सास बहू और भयभीत होकर बाप बेटा धृतराष्ट्रपुर गांव में आके पहुंचते हैं। वो एक बड़ा सा मिट्टी का घर भाड़े पे लेते हैं। फिर शारदा और अनामिका अपना ट्रांसफर लेटर साथ लेके स्कूल की तरफ जाती हैं। वहाँ एक स्कूल तो था, वहाँ टीचर भी थे, पर वहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे। शारदा अनामिका बहुत आश्चर्य हुई। वो सारे क्लासरूम को देखने लगी। एक क्लासरूम में भैंस थी। वहाँ एक शिक्षक उन्हें चारा दे रहे थे। दूसरे क्लासरूम में गाय थी। वहाँ पे वो उससे दूध निकाल रहे थे। और एक क्लासरूम में मुर्गियाँ थी। वहाँ एक टीचर अंडे चुन रही थी। ये सब देखकर सास बहू समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में हो क्या रहा है। उन्हें सब कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर शारदा कहने लगती है, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था ना? हाँ, मतलब यही तो है। फिर विद्यार्थी? शैतान ने कहा कि बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, इसीलिए बच्चे नहीं आते। हम उनके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। यही त्रिपुरा का हुक्म है। कल आप लोगों को त्रिपुरा से मिलने जाना होगा और वो जो कहे वही करना होगा। ऐसा कहकर मास्टर जी वहाँ से चले गए। अगले दिन सारे गांव वाले फैसले के चट्टान के पास आके खड़े हो गए। सब काफी डरे हुए थे। उनके साथ सास बहू भी जाकर वहाँ खड़ी हो गई। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वहाँ हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे शैतान त्रिपुरा आती है। उसने एक हाथ में मुर्गी पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में मुर्गी, और आके उस चट्टान पे बैठ जाती है। फिर सास बहू शारदा अनामिका पे उसकी नजर पड़ती है। शैतान को सास बहू बहुत अच्छी लगती है। शैतान को देखने के बावजूद सास बहू डरी नहीं और निडर होकर वहाँ पे दोनों खड़ी रही। तुम दोनों देखने में तो बहुत सुंदर हो। हम लोग सास बहू है। हम इस गांव के स्कूल के नए टीचर हैं। फिर आज से तुम दोनों हुई मेरी रसोइया। जो मुझे पसंद है खाने में वो तुम लोगों को लाना होगा, मेरे लिए पकाना होगा। और अगर नहीं पकाए तो? गर्दन से सर अलग हो जाएगा और मेरी भोजन बन जाओगी। इस तरह वो जोर जोर से हंसने लगती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए दूसरा भाग जरूर देखें। गली में एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे शारदा, सुमित्रा और शशिकला नाम की 3 महिलाएं बैठी हुई थी। सुमित्रा और शशिकला समृद्ध परिवार से थे। उनके पास बड़े बड़े घर, 2-3 एकड़ जमीन भी थी। अब उनके सामने शारदा नीचे नहीं गिरना चाहती थी, इसीलिए उनके सामने वो बड़ा बड़ा फेंकती थी। पैसों की गड्डी, बड़ा बड़ा घर, एकड़ एकड़ जमीन, ये सब देख के क्या करूंगी? मैंने बहुत देखा है। ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा ना फिर मैं ऐसे क्यों रहती हूँ? इससे हमें कोई दिक्कत नहीं शारदा। तुम्हें भले ही ना हो, पर शशिकला को तो होगा ही। हाँ शारदा, मुझे तो संदेह हो ही रहा है। तुम जैसी बातें कर रही हो उससे तुम्हारी वेशभूषा तो कुछ भी मिल नहीं रहा है। कैसी बात कर रही हो शशिकला? मेरी एक बहुत अच्छी सहेली व्यापार करने के लिए पैसे मांगी। मैंने सारे पैसे उसे दे दिए। फिर उसको नुकसान हो गया तो उसके बदले उसने एक पैसा नहीं लौटाया। फिर बैंक वाले आके मेरे सारे जायदाद पर कब्जा कर लिए। तुम जो कह रही हो हम उस पे भरोसा कर रहे हैं शारदा। किसी भी वक्त मैं अपने पूरे जायदाद वापस ले आऊंगी। उसकी बातें सुन के सुमित्रा और शशिकला सब समझ गई। ना उसकी बातों पे उन्हें भरोसा हो रहा था, ना वो सुनना चाह रही थी। ऐसा ही उन्होंने कुछ अपना चेहरा बनाया। इसी बीच शारदा के पोता पोती हरीश और भाव्या अपने स्कूल बैग लेकर वहाँ पे आते हैं। उन्हें देखते ही शारदा आश्चर्य होकर कहने लगती है, क्या मेरे लल्ला पढ़ाई हो गई? नहीं दादी, पिछले 5-6 महीने से हमने अपना फीस नहीं भरा, इसलिए प्रिंसिपल ने हमें घर भेज दिया। हरीश ने जब ऐसा कहा शारदा बड़ा आश्चर्य हुई
और आसपास सर घुमा के देखने लगी ताकि उनकी बातें किसी ने सुन तो नहीं ली। पर सभी को ये चीज समझ में आ गया। भैया वो बात भी बताओ ना, कौन सी बात? जिसे सुनकर आप और परेशान हो जाएंगी। भैया बताओ ना। अब जैसे उसने ऐसा कहा, शारदा हरीश को बड़े गौर से देखने लगती है कि आखिर में हरीश क्या बोलने वाला है। यही कि दादी, अगर हम 2 दिनों के अंदर फीस नहीं भर पाए तो प्रिंसिपल हमें परीक्षा लिखने नहीं देंगे। ठीक है, तुम्हारे दादाजी जाके बात करके आएंगे, तुम लोग अभी घर जाओ। ये क्या दादी, पिछले महीने आप जाकर कह के आई कि 2 दिनों के अंदर आप आके फीस भर देंगी। अब आप कह रही हैं कि दादाजी जाएंगे बात करने के लिए। अभी तुम लोग क्या चाहते हो? पहले तुम लोग घर जाओ, मैं घर आके तुम लोग से बात करूंगी। बात आपका फेंकना हो गया, चलो घर चलते, मुझे अब उठाओ। भाव्या की ऐसी बातें सुन के सुमित्रा और शशिकला जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आया। हाँ, इतना हंसो मत, मच्छर मक्खी मुंह में घुस जाएंगे। उसकी बातें सुन के सब चुप हो जाते हैं। इतना बेवजह का क्यों फेंकती हो शारदा? जो है उसी में रहो ना। अगर तुम बड़ी बड़ी नहीं फेंकोगी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे क्या? नहीं ना? अरे बाबा, मैं कोई डिंग नहीं मार रही हूँ। हम सच में अमीर और खानदानी लोग हैं। परिस्थिति की वजह से हम नहीं निकल पा रहे हैं। एक दिन तुम लोगों को मेरी जायदाद के बारे में पता चलेगा, तब मुंह खुला का खुला रह जाएगा। हाँ, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करके यहाँ से जाओ। ऐसा कह के शशिकला और सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। शारदा हरीश और भाव्या को डांटते हैं और घर वापस आते हैं। उस रात शारदा सो नहीं पाई। पूरी रात वो खिड़की के पास खड़ी रही। सुमित्रा और शशिकला ने जो बेइज्जती की थी उसी बारे में सोची जा रही थी। अगर चोरी करनी पड़ी तो मैं चोरी करके कमाऊंगी। ये बस बड़े बड़े घर, जमीन और गाड़ियाँ देखती है, इनका मुंह मुझे बंद करना ही होगा। जब वो सोच रही थी तभी हरीश और भाव्या को सुला के अनामिका शारदा के पास आती है। सासू माँ, आप चोरी की बात कर रही हैं? तो कहाँ पे चोरी हुई, कैसे चोरी हो गई और कितने पैसे चोरी हुए? हम चोरी करेंगे बहू रानी। हम चोरी क्यों करने जाए भला माँ जी? वो सब मुझे नहीं पता बहू। हमें गांव के बैंक से चोरी करनी होगी। हमें बहुत पैसों की गड्डियाँ चाहिए। जो लोग हम पे हंसते हैं, मैं उन सभी का मुंह बंद करना चाहती हूँ। मैंने देखा है आज रात बहुत अच्छा मुहूर्त है। अभी जाके सो जाओ, मैं रात के 12 बजे आके तुम्हें जगाऊंगी। अरे माँ जी, हमें चोरी करने की क्या जरूरत है? जो हंसते हैं उसे हंसने दीजिए, उनके खुद के दांत बाहर निकल आएंगे, हमें क्या? नहीं बहू नहीं, आज रात ही हम अपने गांव के बैंक को लूटने जाएंगे और वहाँ से ढेर सारे पैसे ले आएंगे। अगर हम लोग चोरी करने गए तो फिर हमारे बच्चे? मैं तुम्हारे पिताजी को घर पे बुला लूंगी। अभी जाके तुम सो जाओ। ऐसा कहकर शारदा अपने बिस्तर के पास आ जाती है। बिस्तर पे बैठ के फोन लगाती है प्रसाद को और घर आने को कहती है। प्रसाद जो खेत में थे, उन्हें शारदा का फोन आते ही रमेश को सावधान रहने को कहकर वो घर लौट आते हैं। आधे घंटे के अंदर ही प्रसाद घर लौट आते हैं और फिर बच्चों के साथ जाके सो जाते हैं। तब करीबन रात के 12 बज रहे थे। सास बहू नींद से उठती है, बिल्कुल चोरों की तरह अपने मुंह को मास्क से ढक लेती है, अपने कंधे पे बैग लेती है और एक बत्ती लेकर चारों तरफ देखते हुए, ताकि उन्हें कोई देख ना ले, अपने ग्रामीण बैंक की तरफ जाने लगती है। शारदा अपने साथ एक बड़ा सा हथौड़ी लेके गई थी और बैंक के साइड के दीवार में जाके उससे ठोकने लगती है। 2-3 हथौड़े मारने के बाद ही दीवार टूट जाती है। शारदा खुशी खुशी अंदर चली जाती है। जैसे ही शारदा वहाँ से पैसे लेके अपने बैग में डालने जाती है, बस सायरन बजने लगता है। सास बहू बड़े ही असमंजस में थी। वो एक दूसरे को देखने लगती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। बाहर पुलिस जीप खड़ी हुई थी। फिर शारदा चालाकी से कहने लगी, तुमने देखा बहू, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि चोरी नहीं करेंगे, पर तुम फिर भी चोरी करने आ गई। अब देखो पुलिस आ गई बाहर, मेरी बहू को ले जाओ। इतना समझाने के बावजूद वो चोरी करने आ गई। इस तरह वो उल्टा इल्जाम लगाने लगी। अनामिका अपनी सासू माँ के सारे बुरे तरकीबों को समझ गई। बाहुबली फिल्म के कट्टप्पा की तरह आप मेरे पीठ पीछे छुरा भाग दिया माँ जी। मुझे इस तरह से धोखा दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऐसा कहकर अनामिका रोने लगी। फिर बिना कुछ देखे सुने शारदा अनामिका से कहती है, दुखी मत हो बहू, मेरे पास और कोई चारा नहीं। धोखा दिए बिना अगर कुछ कहूंगी भी
तो कोई सुनेगा नहीं। तुम जेल जाओ, मैं तुम्हारे बेल के लिए कोशिश करूंगी। ऐसा कहती है। पुलिस अनामिका को अरेस्ट करके उसे जेल भेज देती है। जेल में अनामिका अपने सासू माँ से बदला लेने के इंतजार में थी और जेल से छुटकारा पाने का दिन गिन रही थी। हम बस यही आशा करते हैं कि अनामिका जल्दी जेल से छूट जाए। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।